हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डू द सेल थ्योरी। उससे पहले हम सेल का इंट्रोडक्शन देखते हैं दैट व्हाट इज सेल। तो सेल क्या होता है? अ सेल इज़ अ फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि सेल क्या होती है? एक फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। यानी सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं की एक फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। अब इसका क्या मतलब होता है? फंडामेंटल क्यों कहा जाता है? फंडामेंटल का मतलब होता है मूलभूत इकाई, यानी बेसिक यूनिट। ठीक है, अब इसको बेसिक यूनिट क्यों कहा जाता है? कि जो सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की उनकी बॉडी है, वो छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। तो इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुई? सेल हुई। तो इसलिए इसको फंडामेंटल यूनिट कहा गया है। फिर उसके बाद में अपने देखते हैं इसको स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा गया है। अब जैसा कि हमें पता है कि हमने छोटी क्लासेस के अंदर सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है कि जो सेल होती है उसके सेंटर में यहाँ पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये ऑर्गेनल्स हैं, ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट होगी इस सेल के अंदर। तो ये स्ट्रक्चर्स क्या है, अपना अपना फंक्शन अलग अलग करती हैं। तो इस तरीके से ये एक सेल हो गई, वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी हो गई। फिर उसके बाद में फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशन का काम है और क्या है, जैसे कि एक्सक्रीशन का काम होएगा, एक्सक्रीशन प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस। क्या होगा? रेस्पिरेशन प्रोसेस। इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेल के थ्रू ही होती हैं। तो इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। तो सेल एक क्या हो जाएगी? फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है सेल चैप्टर की, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस पे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन इज नोन एज अ फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो सेल है उसको स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। फिर उसके बाद में अपने क्या देखते हैं कि सेल की खोज यानी उसकी डिस्कवरी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या है कि सेल की डिस्कवरी की थी। इन्होंने सबसे पहले प्लांट्स के अंदर सेल देखे थे और वो भी क्या थे? डेड सेल थे। लेकिन तो इन्होंने डेड सेल के बारे में बताया था। सबसे पहले डिस्कवरी है वो सेल की किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, बट दैट वाज द डेड प्लांट सेल। फिर उसके बाद में लिविंग सेल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? एंटन वॉन ल्यूएनहुक थे, हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड डिस्क्राइब्ड द लिविंग सेल। यानी कि लिविंग सेल के बारे में सबसे पहले एंटन वॉन ल्यूएनहुक ने बताया था और जो डेड सेल है उसके बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया था। फिर इन्होंने जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने कहाँ पर डेड सेल सबसे पहले देखा था? इन्होंने प्लांट की जो कॉर्क होती है, यानी कि उसकी काट होती है जो कॉर्क, उसके अंदर इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। फिर नेक्स्ट अपने देखते हैं अबाउट द सेल थ्योरी। अब अपने देखते हैं हमारा मेन पॉइंट कि सेल थ्योरी। सेल थ्योरी है वो किसने दी थी? सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय शिल्डन एंड श्वान। अब इसके अंदर देखेंगे कि जो सबसे पहले शिल्डन और श्वान थे जिन्होंने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था। अब शिल्डन ने क्या बताया था? 1838 के अंदर ही ऑब्जर्व दैट प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। यानी कि इन्होंने ये बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। फिर उसके बाद में थियोडोर श्वान थे। इन्होंने 1839 के अंदर रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड थिन आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया कि जो सेल होती है इसके चारों तरफ एक थिन लेयर होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। ही ऑल्सो फाउंड द प्लांट सेल्स एट द सेल वॉल। और इन्होंने ये बताया कि जो प्लांट्स होते हैं
इनके चारों ओर क्या है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद में ही प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। अब इन्होंने क्या बताया था कि जो एनिमल्स के अंदर भी छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि एनिमल सेल्स के बारे में श्वान ने बताया और जो प्लांट सेल्स के बारे में शिल्डेन ने बताया था। फिर उसके साथ साथ में जो श्वान ने क्या बताया कि जो सेल्स होती है उसके चारों तरफ एक आउटर लेयर होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनके क्या होता है, सेल के चारों तरफ एक वॉल प्रेजेंट होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा कि एक हाइपोथेसिस दिया अपना, क्या दिया कि जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दे कंपोज द सेल्स, यानी उनमें सेल्स होते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। अब इसका क्या मतलब है प्रोडक्ट ऑफ सेल का? प्रोडक्ट ऑफ सेल का मतलब होता है कि जैसे इससे पहले प्रोडक्ट ऑफ सेल समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि सेल होते हैं वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं मतलब। फिर टिश्यू से टिश्यू का सिस्टम बनता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या बनते हैं, नेक्स्ट बनते हैं ऑर्गन। ठीक है, फिर ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो अब सेल है, सेल से मिलकर क्या बना, आगे टिश्यू बना, टिश्यू से टिश्यू का सिस्टम बना, फिर टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन्स बने। इस तरीके से सेल के प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, आगे सेल से मिलकर ही आगे कोई चीज़ बन रही है। तो प्रोडक्ट ऑफ सेल इनको कहा जाता है, टिश्यूज़ को, टिश्यू सिस्टम को, ऑर्गन को और ऑर्गन सिस्टम को। तो इन्होंने ये भी प्रपोज किया था दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो सबसे पहले जो सेल थ्योरी किसने दी थी, M.J. शिल्डेन, यानी कि मैल्थियस शिल्डेन एंड थियोडोर श्वान ने। कब दी थी, 1838 के अंदर, और श्वान ने 1839 के अंदर। फिर इसके बाद में क्या है कि जो अब सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया गया, और किसके थ्रू किया गया था, रुडोल्फ विर्चू के थ्रू। रुडोल्फ विर्चो थे जिन्होंने 1855 के अंदर एक्सप्लेन किया दैट द सेल्स डिवाइडेड। अब इन्होंने क्या बताया कि जो सेल होते हैं वो आगे डिवाइड होते हैं इस तरीके से, सेल्स आर डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका क्या मतलब है कि अब इस तरीके से जैसे एक सेल से दो सेल बन गई, दो सेल से आगे कितनी सेल बनेगी, 4 सेल बन जाएंगी। ये एक ही सेल है इस तरीके से। फिर इसका इन्होंने क्या कहा था कि दैट सेल आर डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। इस तरीके से ये देखो कि ये सेल डिवाइड हुई, नई सेल बनी। फिर इन्होंने कहा है कि जो नई सेल बनी है वो कहाँ से बनी है, प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि पुरानी पहले जो प्रेजेंट थी सेल उसी से डिवीज़न होके नई सेल बनती हैं। और इस चीज़ के लिए इन्होंने एक टर्म दी थी, वो क्या दी थी, वो दी थी दैट ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन विच गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो। अब ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का क्या मतलब है, अब इसका मतलब है, इसका यही मतलब है कि दैट द सेल्स आर डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जो नई सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग यानी पहले वाली सेल्स के डिवीज़न से ही बनती हैं। इसका यही मतलब होगा किसका, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का। ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, इन्होंने सेल थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई किया। फिर इनकी जो ये इन्होंने नया मॉडिफिकेशन किया उससे दो स्टेटमेंट बाहर निकल के आती हैं। वो दोनों स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित ऑर्गेनिज्म है, दे कंपोज्ड ऑफ सेल्स, कि उनके पास क्या होगा, वो क्या होगा, उनके पास सेल्स होंगी एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। प्रोडक्ट ऑफ सेल जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जैसे कि सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरीके से इनमें सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, किनमें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एक तो ये स्टेटमेंट निकल के आती है इनकी
जो थ्योरी दी थी उससे। और फिर उसके बाद में ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब इन्होंने क्या बताया था कि जो सारी सेल्स हैं वो कहाँ से बनती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं। तो ये थी सेल थ्योरी की स्टेटमेंट्स। क्या क्या, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल एंड ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। फिर उसके बाद में अपने सेल का थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कि सेल होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले अपने, जैसे कि अब आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये स्ट्रक्चर किस चीज़ की है, ये है सेल की स्ट्रक्चर। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये सेल है। अब इसके अंदर इन्होंने क्या कहा है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अब साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज़ अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। ये एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है वेयर सेल्यूलर एक्टिविटीज़ एंड केमिकल रिएक्शंस अकर। यानी कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ये इस तरीके से, जैसे ये साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट थे। अब फिर ये ऑर्गेनल्स ही तो आगे क्या करते हैं, रिएक्शंस करते हैं। तो ये सारी जो सेल्यूलर एक्टिविटीज़ होती हैं और जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सारी कहाँ पर होंगी, इस साइटोप्लाज्म के अंदर। दिस कीप्स द सेल इन लिविंग स्टेट। और ये साइटोप्लाज्म ही होता है जो क्या करता है, सेल को लिविंग स्टेट यानी जीवित रखता है, लिविंग स्टेट के अंदर रखता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने एक चीज़ देखते हैं कि इसके अंदर राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। अब राइबोसोम है, अब इसको भी, राइबोसोम की भी एक शॉर्ट वीडियो है वो मैंने डाल रखी है, जिसके अंदर मैंने क्या बताया है कि इसकी डिस्कवरी किसने की है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और इसके फंक्शंस। तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हो। तो इसके अंदर क्या बताया गया कि द नॉन मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनल फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। सबसे पहले कि ये एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, मतलब इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो होता है राइबोसोम भी। जिस तरीके से ये क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम ये सब होते हैं, उसी तरीके से ये राइबोसोम भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। और ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसके सरफेस के ऊपर। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस है मान लो, तो इसकी सरफेस के ऊपर इस तरीके से राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं, जिस वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। फिर उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट कुछ शॉर्ट पॉइंट्स दिए जो मैंने आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, वो कौन से हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, तो स्मॉलेस्ट सेल, हमारे अर्थ के ऊपर सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है उसके बारे में देखेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइकोप्लाज्मा, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। इसकी लेंथ है वो सबसे कम होती है 0.3 माइक्रोमीटर। फिर उसके बाद में अपने नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ये तो थी स्मॉलेस्ट सेल, अब है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सी होती है। अब लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी थी, सबसे बड़ी होती है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे लार्ज होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपने देखते हैं लॉन्गेस्ट सेल। अब ये देखो, ये देखने में ऐसे लग रहा है सेम सी चीज़ कैसे पूछ ली, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट मतलब बड़ी, लॉन्गेस्ट मतलब लंबी। सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, वो होती है नर्व सेल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके बारे में पूछा भी जाता है। एक तो स्मॉलेस्ट सेल के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा। और लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, नर्व सेल। और लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच का अंडा। फिर उसके बाद में अपने नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है द साइज ऑफ बैक्टीरिया। साइज ऑफ बैक्टीरिया कितना होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। और ह्यूमन आरबीसी का डायामीटर होता है 7 माइक्रोमीटर।
अब आप जैसे ये डायग्राम्स देख सकते हो कि इसके अंदर सबसे पहले दिया हुआ है ये है माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद में जो ये आप एग देख रहे हो ये है ऑस्ट्रिच का एग। फिर दीज आर द नर्व सेल। फिर इसके बाद में ये बैक्टीरिया के साइज दिखाए हुए हैं कि अलग अलग हो सकते हैं 3 to 5 माइक्रोमीटर तक। फिर उसके बाद में अपने आरबीसी देखते हैं। आरबीसी का डायामीटर है वो कितना होता है 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। अब ये इसका डायामीटर है। तो ये था सेल थ्योरी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।